और आपको आज एक डायन के साथ हुआ बहुत ही भयानक हादसा बताने जा रहा हूं। अक्सर वैसे तो हमारे पास इंसानों के साथ घटने वाली भूतिया घटनाएं आती हैं और वह हम आपको सुनाते भी हैं, लेकिन आज जिस घटना के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं वह एक डायन के जीवन की बेहद ही भयानक घटना है। और अक्सर आप डायनों के बारे में सुनते तो है, लेकिन यह नहीं जानते कि डायन बनती कैसे हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो किसी भी एक साधारण स्त्री को डायन बनने के लिए मजबूर कर देती है, क्योंकि यह चीज मैं आपको पहले भी एक स्टोरी में बता चुका हूं। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि कुमुदिनी डायन की जो स्टोरी थी, जो मैंने कुछ समय पहले आपको सुनाई थी, अगर आपने वह स्टोरी सुनी है तो आपको सब कुछ अच्छे से याद आ जाएगा कि कैसे कुमुदिनी एक साधारण स्त्री होकर एक पावरफुल डायन में तब्दील हो गई थी। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी वह भी मैं आपको बता चुका हूं। तो अगर आपने इस स्टोरी का पिछला पार्ट नहीं सुना है तो जरूर सुने, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ नहीं आएगी। लेकिन आप नहीं सुनना चाहते तो कोई बात नहीं, आप जो स्टोरी चल रही है पहले उसको सुन लीजिए, उसके बाद भी आप उसको जाकर के सुन सकते हैं। और इस स्टोरी के पिछले पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले तो मैं आपको पिछला पार्ट थोड़ा सा याद दिला दूं। अब तक आपने सुना कि कैसे भोली भाली कुमुदिनी की शादी दुर्गेश से हुई। उसकी चाची के षड्यंत्र के कारण वह मां नहीं बन पा रही थी, लेकिन कई सालों बाद जब वह मां बनी तो अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे मजबूरन डायन बनना पड़ा। और डायन बनने के बाद उसने अपने बच्चे की कुछ तामसिक शक्तियों से न सिर्फ जान बचाई बल्कि अपनी चाची को भी अच्छा सबक सिखाया, जिसकी वजह से अब उसकी चाची उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। और अब इससे आगे की स्टोरी मैं आपको बताता हूं, तो जो भी साथी पहली बार है बिल्कुल वह पूरी तरह से दिल और दिमाग से हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि दिल और दिमाग का अगर आपका यहां लगेगा तभी स्टोरी को सुनने का आपको पूरा इंटरेस्ट आएगा। चलिए शुरू करते हैं। कुमुदिनी अपने बच्चे सुदर्शन के साथ आराम से रह रही थी। उसे और उसके बच्चे को अब किसी से कोई खतरा नहीं था। उसके बच्चे को दो माओं का प्यार मिल रहा था। किरण उस बच्चे के ऊपर अपनी पूरी ममता लुटा देती थी और इन्हीं सब के दौरान अब वो पूरे साल भर का होने को आया था। इस अवसर पर पूरे गांव को खाना खिलाया गया। नन्हे सुदर्शन को बहुत सारे तोहफे मिल रहे थे। हवेली में काफी चहल पहल थी। इसी दौरान उस हवेली की खिड़की पर कुमुदिनी की नजर पड़ी, जिसके ऊपर एक साया था। उस साये को देखकर कुमुदिनी ने सुदर्शन को किरण के हाथों में दिया और कहा कि वो अभी आई। किरण ने भी इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो कुमुदिनी का राज जो जानती थी। कुमुदिनी उस खिड़की के पास आई तो उससे माया की आवाज आई, कुमुदिनी, तुम्हें अभी के अभी मेरे साथ चलना होगा, एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। ये सुनकर कुमुदिनी बोली, मैं अभी नहीं आ सकती क्योंकि मेरे बेटे का जन्मदिन है, मैं रात में आ सकती हूं। तब माया बोली, हमें तुम्हारी जरूरत अभी है, थोड़ी देर बाद नहीं। अगर तुम अभी नहीं आई तो अनर्थ हो जाएगा। कुमुदिनी बोली, अगर मैं तुम्हारे साथ अभी गई तो मेरा राज सबके सामने खुल सकता है, इसलिए मैं नहीं आ सकती, तुम्हें अकेले ही सब संभालना होगा। बोलकर कुमुदिनी वापस आ गई। देर रात तक सुदर्शन के जन्मदिन का जश्न मनाया गया और फिर उसके बाद सभी अपने अपने घर निकल गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। सारे लोग रात में अब तक सो चुके थे और अब कुमुदिनी ने माया के पास जाने का सोचा। वो वहां से निकलकर अपने अड्डे पर गई, लेकिन वहां उसने जो देखा था उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो पूरी जगह उजड़ी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहां पर हुआ क्या था। फिर उसे माया की बात याद आई, जब माया ने कहा था कि बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत हो सकती है जिसकी वजह से डायनों का ये पूरा कबीला उजड़ गया। कुमुदिनी आगे बढ़ते हुए उस जगह पर अपने किसी साथी की तलाश करने लगी, जिससे उसे पता चल सके कि वहां आखिर हुआ क्या था। लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं मिला। कुछ आगे बढ़ने के बाद उसे एक अनजान लड़की काले कपड़ों में दिखाई दी। उसमें से बहुत भयानक तामसिक ऊर्जा के संकेत मिल रहे थे, जिससे ये साफ जाहिर था कि वो कोई आम शक्ति नहीं है और ये कुमुदिनी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। यही सोचकर कुमुदिनी ने मंत्रोच्चारण किया और वहां से गायब हो गई। कुमुदिनी वापस घर आ गई थी, लेकिन अब वो ये सोचकर परेशान थी कि आखिर उसके समूह के लोगों के साथ वहां क्या हुआ था और वो लड़की कौन थी। कुमुदिनी ने माया से मानसिक संपर्क करके सब कुछ जानने की भी कोशिश की, लेकिन किसी कारणवश वो माया से संपर्क नहीं कर पा रही थी। और इतना ही नहीं, उसके समूह का कोई भी अब उसके संपर्क में नहीं था। इसके कारण कुमुदिनी काफी परेशान हो उठी। किरण ने उससे इसका कारण पूछा तो उसने उसे सब बता दिया। ये सब सुनकर किरण को भी काफी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि डायनों के इतने बड़े समूह को यूं खत्म करना कोई आसान काम नहीं था। और अगर कोई उस समूह के ऐसे पीछे पड़ा है तो ये कुमुदिनी के लिए भी खतरे की बात हो सकती है, क्योंकि कुमुदिनी भी तो उसी समूह का हिस्सा थी।
यही सब सोचकर किरण ने कुमुदिनी से कहा कि वो कुछ समय तक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बंद कर दे, और इतना ही नहीं, वो उन सबसे मानसिक संपर्क भी बंद कर दे, क्योंकि उसके समूह के लोगों को कुमुदिनी का पता मालूम था, जिसके कारण वो उन तक पहुंच सकते थे। लेकिन इन मानसिक संकेतों को अगर किसी तीसरे ने पढ़ लिया तो मुसीबत खड़ी हो सकती थी। कुमुदिनी को भी ये बात सही लगी और अब वो बिल्कुल सामान्य लोगों की तरह रहने लगी थी। इन सबको 1 महीना होने को आया था, लेकिन कुमुदिनी के समूह से किसी ने भी कुमुदिनी से संपर्क नहीं किया। सब इसी तरह से चल रहा था कि एक दिन जब कुमुदिनी दुर्गेश और किरण के साथ अपने खेत देखने आई तो वहां पर उसे उसके खेतों में एक अजीब सी काली गुड़िया दिखाई दी। उस गुड़िया को देखकर कुमुदिनी काफी ज्यादा हैरान रह गई थी, क्योंकि वो कोई मामूली गुड़िया नहीं बल्कि डायनों की तांत्रिक क्रियाओं में इस्तेमाल होने वाली गुड़िया थी। कुमुदिनी ने जब अपनी शक्तियों का आसपास के वातावरण में थोड़ा विस्तार किया तो उसने पाया कि वहां पर किसी प्रचंड डायन के ऊर्जा के अंश थे। ये सब देखकर कुमुदिनी काफी ज्यादा घबरा गई और घर आकर उसने ये बात किरण को बताई। किरण को समझ आ चुका था कि हो ना हो ये वही डायन होगी जो उस रात उस कबीले में देखी गई थी, और उस रात उसने कुमुदिनी की शक्ति को भी वहां भांप लिया था और अब वो कुमुदिनी के पीछे पीछे यहां तक चली आई थी। किरण कुमुदिनी को किसी खतरे में नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि वो उसे अपनी छोटी बहन मानती थी। इसलिए उसने सोचा कि जब तक मामला शांत नहीं हो जाता वो कुमुदिनी और सुदर्शन को किसी सुरक्षित जगह पर भेज देगी, जिसके बारे में सिर्फ उसे ही पता हो। कुमुदिनी और किरण में इतना प्यार था कि कोई भी उनके बीच में नहीं बोलता था। इसलिए जब किरण कुमुदिनी को अपने साथ लेकर गई तो कोई कुछ ना बोला। कुमुदिनी को एक सुरक्षित जगह पर छोड़कर किरण वापस घर आ गई, क्योंकि वो अपने पति को भी इस मुसीबत में नहीं छोड़ सकती थी। वापस आकर उसने फूलमती और दुर्गेश को बताया कि उसकी मां बच्चे के साथ खेलना चाहती थी, इसलिए कुछ समय के लिए उसने उन दोनों को वहीं छोड़ दिया है। कुछ समय बाद वो जाकर उन्हें ले आएगी। इस पर वो लोग भी मान गए और अपने कामों में लग गए। इन सबको 2-4 दिन ही हुए होंगे कि एक दिन फूलमती जी किरण से बोली कि बहुत दिन हो गए छोटी बहू को गए, इसलिए तू कल ही जाकर उसे ले आ। इस पर किरण बोली, अरे अभी तो 2-4 दिन ही हुए हैं, कहाँ ज्यादा समय हुआ है। मेरी माँ अपने नवासे के साथ कहाँ ज्यादा खेल पाती है, इसलिए थोड़े दिन उसे वहीं रहने दीजिए। इसके आगे फूलमती जी कुछ न बोली। उसी रात फूलमती जी खाना खाने के समय किरण से बोली, वैसे तेरा मायका कहाँ है बड़ी बहू? मतलब अब भी वो लोग वहीं रहते हैं या कहीं और रहने चले गए? ये सुनकर किरण का माथा ठनका, क्योंकि फूलमती जी अच्छे से जानती थी कि उसका मायका कहाँ है, फिर भी वो ऐसे पूछ रही है। ये सुनकर उसे समझ आ चुका था कि एक अनजान मुसीबत घर में आ चुकी है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसे पता चले कि किरण को सब पता चल चुका है। इसलिए वो बोली, अरे अम्मा जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरे मायके वाले अगर कहीं और रहने जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी ना। वो लोग अब भी वही हैं जहां पहले रहते थे, और चिंता मत कीजिए, कुछ समय में मैं उन दोनों को यहां ले आऊंगी। मेरा भी उनके बिना मन कहां लगेगा। इसके बाद फूलमती जी कुछ न बोल सकी, लेकिन उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उनके मन में काफी कुछ चल रहा है। उसी रात किरण जब अपने कमरे में सो रही थी तो उसे कुछ अजीब सी आवाज आई। उस समय दुर्गेश किसी काम से बाहर गए हुए थे और अभी फूलमती और किरण ही उस घर में अकेले थे, और वह आवाज फूलमती के कमरे में से आ रही थी। किरण को पता था कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है, लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर वह उनके कमरे में जाकर ज्यादा टांग अड़ाने की कोशिश करेगी तो उसका अंजाम क्या होगा। इसलिए उसने चुपचाप सोने का नाटक किया। कुछ देर बाद एक अजीब सा साया किरण के कमरे में आया। उस समय किरण सोने का नाटक कर रही थी। वह साया किरण के पास आकर बैठ गया और फिर वहां पर कुछ अजीब से मंत्र बड़बड़ाने की आवाज आने लगी। इस दौरान किरण चुपचाप वहां पर लेटी हुई थी। फिर अचानक उस साये ने अपना एक हाथ किरण के सिर पर रखा। कुछ देर तक हाथ ऐसे रखने के बाद वह दोबारा से मंत्र बड़बड़ाने लगी। किरण ने महसूस किया कि वह हाथ बर्फ की तरह ठंडा था और उसका स्पर्श माथे पर पड़ते ही उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। उसका शरीर भारी होने लगा था, जिसके कारण वह विचलित हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने आप पर काबू रखा। कुछ देर बाद उस साये ने अपना हाथ किरण के सर पर से हटाया और वहां से चला गया, लेकिन किरण ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह साया यही ना हो। जैसे तैसे किरण ने वह रात काटी और फिर सुबह उठते ही जब घर के सारे नौकर जाकर वहां आ गए तो वह सबके पास जाकर बैठ गई। लेकिन इस दौरान उसे फूलमती जी कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने अपने एक नौकर को कमरे में जाकर उन्हें बुलाने के लिए भी कहा, लेकिन वह वहां नहीं थी। किरण को पता चल चुका था कि अब क्या होने वाला है, लेकिन वह फिर भी शांत बनी रही। शाम को दुर्गेश भी वापस आ गया था, लेकिन अपनी मां को न पाकर वह काफी परेशान हो गया। उसने अपने नौकरों से पूरे गांव में ढूंढने के लिए कहा,
लेकिन किरण वह पहले ही कर चुकी थी और अब पता नहीं फूलमती जी कहाँ थी। दोनों पति पत्नी इस बात से परेशान थे और उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिली। इन सब के 2 दिन बाद अचानक से फूलमती जी घर आ गई। इस दौरान उनके चेहरे पर गुस्से के भाव साफ देखे जा सकते थे। उनके आते ही दुर्गेश ने उससे पूछा कि आखिर वह कहाँ चली गई थी। तब फूलमती जी गुस्से में बोली, अब तुम लोग मेरे आने जाने पर भी टोक लगाओगे? मैं कहीं भी जाऊं, इससे तुम लोगों को क्या मतलब? यह सुनकर दुर्गेश हैरानी से बोला, अरे माँ, ये तुम कैसी बात कर रही थी? मैं तुम्हारा बेटा हूं। पता है मैं कितना ज्यादा परेशान हो गया था। अगर तुम्हें जाना था तो तुम हमें बताकर जा सकती थी, तो हम ऐसे परेशान तो नहीं होते। तभी किरण भी बोली, हाँ, आपको हमें बता देना चाहिए था, तो कम से कम हम परेशान ना होते। और आप अभी बहुत अजीब तरह से बर्ताव कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आप हमारी अम्मा के भेष में कोई और है। अब दुर्गेश ने भी यही बात बोली। यह सुनकर फूलमती जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उनके चेहरे पर जहां पहले गुस्से के भाव थे, अब वह बिल्कुल शांत दिखाई दे रही थी और वो बोली, अरे बच्चों, तुम लोग चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक हूं। मैं बस अपनी एक सहेली के वहां गई थी। अब मैंने सोचा कि वही पास में ही है तो क्या ही बताना, लेकिन उसने मुझे रोक लिया। लेकिन अब से मैं बताकर जाऊंगी। इसके बाद उनमें से कोई कुछ ना बोला और अपने अपने कामों में लगने लगे। लेकिन तभी फूलमती जी दोबारा से किरण से बोली, बड़ी बहू, अब तुम छोटी को बुला ही लाओ। मेरा मन मेरे पोते के बिना नहीं लग रहा। यह सुनकर अब इससे पहले कि किरण कुछ बोलती, दुर्गेश बोल पड़ा, अरे माँ, थोड़े दिन रहने दो ना सासू माँ के पास भी उसे, वैसे भी कहाँ रह पाती है। और अब अगर वह वापस आई तो 3-4 साल से पहले तो नहीं जा पाएगी। और किरण की माँ बच्चे को देखने के लिए भी तरस जाती है, इसलिए 1 आध महीना रहने ही दो। दुर्गेश के बोलने के कारण फूलमती जी कुछ न कह पाई, लेकिन उन्हें मन ही मन काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जो उनके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था। और वह बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। उसी दिन जब कुमुदिनी की मां शाम के समय घर पर खाना बना रही थी, तब विमला वहां आकर बोली, दीदी, सुना है कि आपकी बेटी को उसकी सौतन ने अपनी मां के घर भेज दिया है। तब नीरा बोली, हाँ, उनका भी मन कर रहा था बच्चे के साथ खेलने का, इसीलिए उन्होंने उसे बुला लिया और अब 1 आध महीना वही रुकेगी। यह सुनकर विमला बोली, दीदी बुरा मत मानना, लेकिन मुझे तो यह सब नाटक ही लगता है। मतलब ये बात आपको भी तो अच्छे से पता ही है ना कि कुमुदिनी किरण की सौतन है, और कौन सी सौतन की माँ अपनी बेटी की सौतन के बच्चे को खिलाने के लिए इतना करेगी। मुझे तो लगता है कि वह कहीं बच्चे और कुमुदिनी को नुकसान ही न पहुंचा दे। तब नीरा बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह बात सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि किरण कभी मां नहीं बन सकती और हमारी बेटी ने उसे मां बनने का सुख दिया है। तब विमला बोली, सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा काम था आपको समझाना, आगे आप जाने। और वैसे भी उनका मन कर रहा होगा बच्चे के साथ खेलने का, तो बस हो गया ना। रह ली ना वो 8-10 दिन वहां पर, अब तो उसे वापस आ जाना चाहिए। कौन सा वो उसकी सगी नानी है, हमारे साथ भी तो उसका रिश्ता है, लेकिन वह यहां पर कभी भी रोकती ही नहीं है। चलो, उसे मुझसे खतरा होगा, लेकिन अपनी सगी मां से तो कोई खतरा नहीं है। तुम तो उसका अच्छा ख्याल रखोगी, लेकिन नहीं, हो ना हो उसकी सौतन किरण ने ही उसके कान भरे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कुमुदिनी को रास्ते से हटाकर बस उस बच्चे को पाना चाहती है। वैसे भी तुम यह मत भूलो कि उन्होंने कुमुदिनी से शादी इस बच्चे के लिए ही की थी, और अब बच्चा होने के बाद भला कुमुदिनी का क्या काम, वह पक्का उसे मार डालेंगे और तुम ऐसे ही रोती बैठना। बोलकर विमल तो वहां से चली गई। लेकिन अभी इन सब से नीरा काफी ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं नीरा को इस बात पर यकीन था कि बच्चा होने के बाद कुमुदिनी की वहां कोई खास जगह रह नहीं गई है, और अगर इसी वजह से उन लोगों ने उसे मार दिया तो वह क्या करेगी। इसलिए उसने अपने पति से इस बारे में बात की और उससे कहा कि उसके ससुराल वालों से कहकर उसकी बेटी को वापस ले आए। उसके पति ने उसे समझाया कि वो समय पर आ जाएगी, तुम टेंशन मत लो। लेकिन नीरा बोली, वो लोग मेरी बेटी को मेरे पास कभी भी रुकने नहीं देते, और वहां पर जाकर वह इतने दिन रुक रही है, वह उसकी सगी मां भी नहीं है। मुझे नहीं पता, मेरी बेटी वापस आनी चाहिए। नीरा के पति को भी कहीं ना कहीं यह बात सही लग रही थी, इसलिए वह अगले ही दिन दुर्गेश के पास गए और उससे कहा, बहुत दिन हो गए हमें हमारी बेटी और नाते को देखे हुए, अब तक तो वह आ ही गई होगी ना, उसे बुला लो, मैं उसे घर ले जाने आया हूं। 2-4 दिन हमारे घर भी रुक जाए, आखिर हम तो उसके सगे माँ बाप है ना। जब वह किरण बेटी की माँ के घर पर इतना रुक सकती है, तो हमारे घर पर भी उसे रुकना ही चाहिए ना। आखिर वह हमारी बेटी है, उसके ऊपर हमारा हक ज्यादा है। यह सुनकर दुर्गेश ज्यादा कुछ न बोल सका, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि इन लोगों को कहीं ना कहीं यह बात बुरी लग रही है।
कि कुमुदिनी किरण के मायके में जाकर काफी दिनों तक रुक रही है और वही यहाँ आकर अपने माँ बाप के घर पर किरण उसे रुकने नहीं देती। इसलिए उसने कहा, आप लोग नाराज मत होइए, एक आध दिनों में ही मैं उसे ले आऊंगा। इसके बाद कुमुदिनी के पिता वहां से चले गए। वहीं किरण ने भी सब सुन लिया था। उसे समझ आ चुका था कि वो डायन कुमुदिनी को ले जाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी और उसने अपनी चालें चलना शुरू कर दी थी। किरण सोचने लगी कि वह कैसे कुमुदिनी को यहाँ आने से रोके। ठीक इसी दौरान फूलमती जी उसके पास आई और बोली, तुझे सब पता है ना कि मैं उसे ढूंढ रही हूं, तभी तू यह सब कर रही है, क्यों है ना? यह सुनकर किरण एक पल तो शांत रही और फिर अगले ही पल बोली, आखिर कौन हो तुम और क्यों कुमुदिनी के पीछे ऐसे पड़े हो? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? यह सुनकर फूलमती जी के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई और वह बोली, मेरी तुमसे और तुम्हारे परिवार से कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैं तुम में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही। मुझे बस कुमुदिनी चाहिए, क्योंकि वह अब अकेली ही उस समूह की सदस्य रह गई है। उसे खत्म करने के बाद ही उस पूरे समूह का खात्मा होगा और हमारा समूह अस्तित्व में आएगा। यह तुम इंसानों का मामला नहीं है, इसलिए तुम मुझसे दूर ही रहो। तुम्हें उसका बच्चा चाहिए, तुम वो रख लो और मुझे कुमुदिनी दे दो। यह सुनकर किरण कुछ समय शांत रही और फिर बोली, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली। वह हमारे घर की एक सदस्य है और मैं उसकी जान पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगी। यह सुनकर फूलमती जी बोली, तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें एक सुनहरा मौका दे रही हूं और तुम उसे गंवा रही हो? जरा ठंडे दिमाग से फैसला लो और सोचो, तुम्हारे जीवन में सिर्फ एक बच्चे की ही कमी थी और वह पूरी हो चुकी है। तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे पास बच्चा भी है। अच्छा खासा घर है, तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन एक चीज है जो तुम्हारे घर पर यूं ही फालतू है और वह है कुमुदिनी। तुम्हें अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे साथ इस घर में रहकर तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे साथ बांट रही है। आखिर दुनिया में ऐसी कौन सी औरत है जो अपने सिंदूर को किसी और औरत के साथ बांटना चाहे? और अपनी गृहस्थी को सुखी बनाने के लिए तुम्हें जिस चीज की जरूरत थी वह चीज भी तुम्हें मिल चुकी है और किस्मत से तुम्हारे पास तुम्हारी सौतन से छुटकारा पाने का भी मौका है और तुम उसे यूं गंवा रही हो। यह सुनकर किरण बोली, तुम्हारा डायन बनने के पीछे क्या मकसद है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हें पैसों सुंदरता की भूख थी, तभी तो तुम डायन बनी। लेकिन कुमुदिनी को यह नहीं चाहिए था। वह सामान्य इंसान ही बनी रहना चाहती थी, लेकिन उसके सामने ऐसी स्थिति आ खड़ी हुई कि उसे अपने बच्चे को बचाने के लिए यह रास्ता अपनाना पड़ा। और यहां तक कि जब उसे डायन बनने के लिए अपने किसी प्रिय की बलि देनी पड़ी तो उसने मेरी बलि नहीं दी। वह चाहती तो मेरी बलि देकर अपनी सौत से छुटकारा पा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जितना सम्मान वह मेरा करती है, इस तरह मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। वह मेरी सौतन नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन है और मैं अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरी जान ले सकती हो, लेकिन उसे छोड़ दो, यह मेरी तुमसे विनती है। यह सुनकर फूलमती जी के चेहरे पर आक्रोश के भाव आ गए और वह बोली, तुम इंसान सच में बेवकूफ होते हैं। किस्मत तुम्हें मौका देती है और तुम बेवकूफ लोग अपनी भावनाओं में बहकर वो सुनहरा मौका गवा देते हैं। तुम जैसा करना चाहती हो करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं कुमुदिनी को मार कर ही रहूंगी। यह बोलकर फूलमती जी वहां से चली गई। वहीं उसी शाम को दुर्गेश ने किरण से कहा, तुम्हें तो पता ही है कि आज कुमुदिनी के पिताजी आए थे। वह काफी गुस्से में लग रहे थे। वैसे उनका गुस्सा होना जायज भी है, इसलिए तुम एक काम करो, कुमुदिनी को ले आओ। यह सब सुनकर किरण सोच में पड़ गई। उसके चेहरे पर काफी सारे भाव आ जा रहे थे। फिर अगले ही पल वह बोली, अभी ऐसे उसे बुलाना सही नहीं होगा। एक काम करते हैं, कुछ महीने बाद उसे बुला लेंगे और उसके बाद कुमुदिनी अपने माता पिता के घर पर भी रह लेगी। तब दुर्गेश बोला, मैं देख रहा हूं कि तुम कुमुदिनी को लाने की बात पर हमेशा टाल जाती हो और आजकल तुम काफी परेशान भी रहने लगी हो। कोई बात है क्या? तब किरण बोली, ऐसा कुछ नहीं है। तुम तो जानते ही हो कि मेरी माँ मेरे बच्चों को खिलाना चाहती थी, लेकिन मेरा तो भाग्य देखो, मैं माँ नहीं बन पाई, इसलिए उनकी इच्छा अधूरी रह गई। लेकिन सुदर्शन के रूप में उनकी इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि कुमुदिनी का बच्चा भी तो मेरा ही बच्चा है। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि वह मन भर कर उसके साथ खेले, फिर उसके बाद पता नहीं कब यह मौका मिले। कुमुदिनी का मायका तो यहीं पर है, वह यहाँ पर कभी भी उनके घर आ जा सकती है और वह लोग कुमुदिनी और बच्चे को देख लेते हैं। लेकिन मेरी माँ यह नहीं कर पाती, इसलिए बात को समझिए। मैं ज्यादा तो आपसे कुछ नहीं मांगती। किरण काफी ज्यादा सुलझी हुई लड़की थी और दुर्गेश ने यह बात खुद से देखी थी कि कुमुदिनी के आने के बाद से उसने कुमुदिनी का ख्याल अपने से ज्यादा रखा था।
इसलिए वह कुमुदिनी के लिए अगर कुछ कर रही है तो सही ही कर रही होगी। यही सोचकर उसने कहा, ठीक है, मैं कुमुदिनी के घर वालों से इस बारे में बात करूंगा, तुम चिंता मत करो। इसके बाद दुर्गेश ने अगले दिन जाकर कुमुदिनी के घर वालों से इस बारे में बात की और कहा कि कुछ समय बाद कुमुदिनी वहां आ जाएगी और उसके बाद वह कुछ समय के लिए आपके घर भी रुकेगी, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। विमला ने आगे बढ़कर बोलने की कोशिश की, लेकिन दुर्गेश ने उन्हें चुप कराते हुए कहा कि यह उनके घर का मामला है और आप उनके घर के मामलों में ना ही पड़े तो अच्छा है। इसके आगे विमला ज्यादा कुछ न कह सकी और दुर्गेश थोड़ी देर वहां रुककर चले गए। उनके जाने के बाद विमला ने दोबारा से नीरा के कान भरने की कोशिश की, जो कि नेत्रपाल ने देख लिया और वह बोला, जितना तुम कुमुदिनी के बारे में सोच रही हो, अगर उतना ही तुम हमारी बेटी के बारे में सोच लेती तो आज उसका घर बस गया। यह सब सुनकर विमला शांत हो गई। वही इन सब से फूलमती जी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह जो भी सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। ठीक उसी रात किरण जब सो रही थी तो अचानक से उसे फूलमती जी की आवाज आई, अभी के अभी तुम उठो और मुझे बताओ कि कुमुदिनी कहां पर है। वह आवाज सुनकर किरण उठ बैठी, लेकिन यहां हैरानी की बात यह थी कि दुर्गेश अभी भी सो रहा था। किरण ने जब सामने देखा तो पाया कि फूलमती जी खड़ी थी। अंधेरे की वजह से उनका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उनकी सफेद आंखें अंधेरे में भी भयानक ढंग से चमक रही थी, जिसे देखकर किरण काफी ज्यादा घबरा गई और उसने दुर्गेश को उठाने की कोशिश की, लेकिन न जाने क्यों दुर्गेश उठ ही नहीं रहा था। इन सब से किरण काफी ज्यादा घबरा गई और इसके अगले ही पल फूलमती जी के हाथ से ऊर्जा का एक सफेद गोला निकला, जो कि उस पूरे अंधेरे कमरे को रोशन कर रहा था। उस रोशनी में किरण ने जब फूलमती जी के चेहरे पर देखा तो वह काफी ज्यादा घबरा गई, क्योंकि न सिर्फ फूलमती जी की आंखें भयानक ढंग से चमक रही थी, बल्कि उनके चेहरे पर भी एकदम सपाट भाव थे। किरण घबराते हुए उन्हें देख रही थी और इससे पहले कि वह कुछ बोलती, अचानक से उसके पैर कोई अदृश्य ताकत खींचने लगी और वह उसे घसीटते हुए उस कमरे से बाहर की ओर ले जाने लगी। इन सब से किरण काफी ज्यादा घबरा गई और चीखने लगी, लेकिन उसकी मदद करने के लिए वहां कोई भी नहीं था। यहां तक कि दुर्गेश भी पता नहीं कैसे सोया था कि उठ ही नहीं रहा था। वह अदृश्य शक्ति किरण को घसीटते हुए बाहर तक ले आई थी और कुछ ही देर में किरण उस हवेली के बगीचे में आ गई थी। उस अंधेरे में वो घबराते हुए यहां वहां देख रही थी। ठीक इसी दौरान फूलमती जी हवा में उड़ते हुए वहां पर आ गई। उनके बाल खुले हुए थे, जो कि हवा में भयानक ढंग से लहरा रहे थे, और अब तो उनके शरीर में से अजीब सा काला धुआं भी निकलने लगा था। वह एकदम से किरण के पास आई और बोली, मेरी तुमसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मुझे कुमुदिनी दे दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन किरण कुछ न बोली, उसकी खामोशी में ही ना छुपी थी। यह देखकर फूलमती जी के चेहरे के भाव बदले और उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए थे और उसने किरण को एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे किरण एक ओर जा गिरी। किरण ने अपने आप को संभालने की काफी कोशिश की थी, लेकिन वह फूलमती जी के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अगले ही पल फूलमती जी ने किरण की गर्दन पकड़ी और कहा, अगर मैं तुझे अभी यहां मार दूं तो कुमुदिनी को यहां आना ही पड़ेगा। क्यों, सही कहा ना, और फिर मैं उस तक पहुंच जाऊंगी। यह सुनकर किरण के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह बोली, आपको क्या लगता है कि यह बात मेरे दिमाग में नहीं आई होगी, लेकिन आप यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं पूरा इंतजाम करके आई हूं। अब चाहे कुछ हो जाए, कुमुदिनी यहां नहीं आ सकती, यहां तक कि अगर वह खुद से भी चाहे तब भी नहीं आ सकती। यह सुनकर फूलमती जी ने किरण को छोड़ दिया, क्योंकि किरण का चेहरा बता रहा था कि वह बिल्कुल सच बोल रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किरण ने कुमुदिनी को कहां छुपा के रखा हुआ है। वह कुछ देर खामोश रही और फिर बोली, अगर ऐसा है तो फिर मैं तेरे पति को मार डालूंगी, फिर तो तू बताएगी ना। यह सुनकर किरण बोली, तुम मुझसे जीत नहीं पा रही हो, इसीलिए तुम ऐसा कर रही हो ना। मैंने तो बहुत सुना था कि डायनें बहुत शक्तिशाली होती है, वह जो चाहे वह कर सकती हैं, लेकिन तुम तो खुद से कुमुदिनी का पता ही नहीं लगा पा रही, और अब तुम मेरे कमजोर पति और घर वालों को ढाल बनाकर मुझसे सब उगलाना चाहती हो। तुम बिल्कुल भी ताकतवर नहीं हो। तुम एक काम करो, यह सब छोड़कर तुम मेरी शागिर्द बन जाओ, फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे यह सब किया जाता है। क्योंकि इतनी शक्ति हासिल करने के बावजूद भी तुम में इतना दिमाग नहीं आया, आगे तो तुम अपना समूह क्या ही चलाओगी। यह सब सुनकर फूलमती जी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इसलिए उसने किरण को बेतहाशा पीटना शुरू कर दिया। वह किरण से जीत नहीं पा रही थी, इसलिए किरण को पीट रही थी, लेकिन उसके ऐसा करने से भी किरण नहीं टूटी। और फिर थोड़ी देर बाद वो बोली, ठीक है, मैं तेरे पति या तेरे घर में से किसी को भी हाथ नहीं लगाऊंगी, और बल्कि तू मुझे खुद बताएगी कि कुमुदिनी कहां पर है।
बोलकर वह वहां से चली गई और फिर उसके बाद किरण भी कराहते हुए वापस अपने कमरे में आ गई और लेट गई। अब वो डायन किरण के परिवार को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाली थी, लेकिन वह अब किरण के साथ जो करने वाली थी वह किरण ने सपने में भी नहीं सोचा था। अगले दिन जब दुर्गेश उठा तो किरण को ऐसे देखकर वह काफी ज्यादा घबरा गया। किरण के शरीर पर मार के निशान थे और इन सब की वजह से उसे काफी तेज बुखार भी लग चुका था। उसने जब इन सब का कारण उससे पूछा तो उसने बताया कि कल रात को थोड़ा गिर गई थी, इस वजह से उसे चोट आ गई है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, वह ठीक है। किरण के शरीर पर जिस तरह के घाव थे उससे साफ पता चल रहा था कि ये किसी के मारने पीटने से हुए हैं, लेकिन न जाने क्यों किरण इस बारे में बात ही नहीं कर रही थी कि किसने उसे इतनी बुरी तरह से पीटा है। और एक दिन पहले तक तो वह घाव नहीं थे, रातों रात वह घाव कहां से आ गए। इन सब के कारण दुर्गेश को किरण के ऊपर थोड़ा शक होने लगा था। ऊपर से किरण कुमुदिनी को भी लेकर आने नहीं दे रही। दुर्गेश को अब लगने लगा था कि हो ना हो किरण और कुमुदिनी के बीच कोई खिचड़ी पक रही है। तभी किरण इस बारे में किसी को नहीं बता रही और इन्हीं सब का पता करने के लिए दुर्गेश ने कुमुदिनी के पास जाने का सोचा। वो अगले ही दिन काम का बोलकर किरण के मायके आया, लेकिन यहाँ आकर उसने देखा कि किरण तो कुमुदिनी को लेकर यहाँ आई ही नहीं थी। दुर्गेश इस बारे में किरण के मायके वालों से बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो थोड़ी देर रुककर वापस आ गया। वापस आते आते उसे थोड़ा समय हो गया था, लेकिन वो देर रात तक आ ही गया था। लेकिन तब तक किरण भी सो चुकी थी। तब दुर्गेश ने सोचा कि इस बारे में किरण से सुबह ही बात कर लेगा। यही सोचकर वो भी सो गया। सुबह के समय किरण अपने कामों में लग गई, जिससे दुर्गेश को किरण से बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। इसी दौरान फूलमती जी दुर्गेश के पास आई और बोली, बेटा बुरा मत मानना, लेकिन आजकल किरण का व्यवहार मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। पता नहीं कहां से उसे इतनी चोट आ गई है और वो किसी को बता ही नहीं रही है। ऊपर से कुमुदिनी को भी पता नहीं कहां छोड़ आई है। तू इसके मायके जाकर एक बार कुमुदिनी से मिला तो कम से कम मुझे शांति मिले कि दोनों ठीक हैं। यह सुनकर दुर्गेश ने हाँ कर दिया, क्योंकि वो अभी फूलमती जी को इस बारे में बताना नहीं चाहता था, लेकिन उसके मन में भी एक चिंता ने घर कर लिया था। कुछ देर बाद मौका पाकर उसने किरण से कहा, तुम्हारी तबीयत भी सही नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि कुमुदिनी को ले आऊं। एक बार सब सही हो जाए तो मैं खुद एक आध महीनों के लिए कुमुदिनी को वहीं छोड़ आऊंगा। इस पर किरण सोच में पड़ गई, लेकिन फिर अगले ही पल उसने दुर्गेश के सामने कोई बहाना बना दिया। इन सब से दुर्गेश को और ज्यादा गड़बड़ लगने लगी थी, लेकिन उसने यह बात उससे नहीं कही। उसी रात जब दुर्गेश सो रहा था तब उसे सपने में कुमुदिनी दिखाई दी, जो रोते हुए उससे कह रही थी कि किरण ने उसे और सुदर्शन को मार डाला है और अब उसकी आत्मा ऐसे भटक रही है और वह कैसे भी करके किरण से बदला लेकर रहेगी। इन सब से दुर्गेश काफी ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि कितनी मुश्किल से तो उसके घर पर खुशियां आई थीं और जो हालात अभी चल रहे थे उन सब से तो यही लग रहा था कि सच में ही किरण ने कुमुदिनी और उसके बच्चे को खत्म कर दिया है और इसी वजह से वह ऐसे बहाने बना रही है। वह इसी बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान था कि अगले दिन उसने फूलमती जी से इस बारे में बात की। तब फूलमती जी बोली, हो भी सकता है कि यह बात सच हो, क्योंकि अपने सौतन को भला कौन ही बर्दाश्त कर सकता है। मुझे तो लगता है कि कहीं तू दूसरी शादी न कर ले, इसीलिए इसने खुद से ही तेरी शादी कुमुदिनी से करवा दी और जब इसने देखा कि सब सही है तो उसने उसे और उसके बच्चे को मरवा डाला। अगर अभी इसका कुछ नहीं किया तो फिर जब तू दोबारा से दूसरी शादी करेगा तो यह उसको भी नहीं छोड़ेगी। दुर्गेश वैसे तो काफी ज्यादा सुलझा किस्म का इंसान था, लेकिन कोई भी इंसान यह कहां बर्दाश्त कर सकता है कि कोई उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाए, और वही दुर्गेश के साथ था। उसने सीधे जाकर इस बारे में किरण से बात की। तब किरण ने उसे साफ साफ कह दिया कि उसने कुमुदिनी को अपने मायके में रखा हुआ है और वह एकदम ठीक है और एक आध महीने बाद वो उसे ले आएगी। तब दुर्गेश ने उसे साफ साफ कह दिया कि वह उसके मायके जाकर आया है और उसे वहां कुमुदिनी नहीं मिली, बल्कि उसकी मां ने उसे यह भी बताया कि वह तो यहां आई ही नहीं है। इन सब से किरण काफी ज्यादा घबरा गई, क्योंकि अब अगर उसने उन सबको सच नहीं बताया तो कुमुदिनी और उसके बच्चे के खून का इल्जाम किरण के ऊपर लग जाएगा, और अगर उसने उसे बता दिया तो कुमुदिनी को हमेशा हमेशा के लिए खो देगी। इसलिए उसने कुछ ना बोलना ही उचित समझा। इन सब से दुर्गेश को और ज्यादा गुस्सा आ गया और आज उसने गुस्से में किरण पर हाथ तक उठा दिया था, लेकिन किरण फिर भी कुछ ना बोली। इन्हीं सब के दौरान फूलमती जी एक कमरे से एक थैले में कुछ लेकर दुर्गेश के पास आई और बोली, ये देख, मुझे कमरे में से क्या मिला, तंत्र मंत्र का सामान। जरूर ये अब तंत्र मंत्र करने लगी है, और उसी के लिए उसने कुमुदिनी और उसके बच्चे की बलि दे दी। तब यह सुनकर किरण गुस्से में बोली, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो मुझे निकाल दीजिए। मैं कह रही हूं ना कि कुमुदिनी एकदम ठीक है
लेकिन मेरी बात पर किसी को भरोसा ही नहीं है। यह सुनकर दुर्गेश गुस्से में बोला, अगर ऐसा है तो तुम उसे यहां क्यों नहीं लेकर आती, छुपा क्यों रही हो? तब किरण बोली, इसके पीछे कारण है और जरूरी नहीं कि मैं आपको हर कारण बताऊं। मैंने जो किया है उसे बहुत सोच समझकर किया है। अब तो दुर्गेश को यकीन होने लगा था कि हो ना हो किरण ने अपना बच्चा पाने के लिए कुमुदिनी और उसके बच्चे की बलि दे दी है। पर अब वह यह सोच रहा था कि वह कुमुदिनी के घर वालों को क्या जवाब देगा। यह सब देखकर फूलमती जी बोली, यह बात बाहर निकली तो बहुत बदनामी होगी, इसलिए कैसे भी करके इससे उगलवाओ कि इसने कुमुदिनी को कहां मारकर गाड़ा है। लेकिन किरण तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। इसी दौरान घर के नौकरों ने यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैला दी थी कि किरण काला जादू करती है और उसी के चक्कर में उसने कुमुदिनी और उसके बच्चे की जान ले ली। अब गांव के लोग गुस्से में दुर्गेश की हवेली पर आ गए थे और वह सारे लोग किरण को जान से मारने की मांग कर रहे थे। किरण अब बुरी तरह से फंस चुकी थी। उसने सबको समझाने की कोशिश की कि कुमुदिनी बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन कोई यह सुनना ही नहीं चाहता था। इसी दौरान फूलमती जी उसके पास आई और धीरे से बोली, तुम्हारे पास अभी भी समय है, सब बता दो, इससे तुम बच जाओगी। ये सुनकर किरण ने उन्हें एक नजर घूरा। ये देखकर फूलमती जी बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब इससे पहले कि किरण कुछ बोल समझ पाती, नीरा आगे आई और उसने किरण को बाल से पकड़कर बाहर की ओर खींचा। दुर्गेश और उसके नौकरों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गांव के लोग अब पागल हो चुके थे। उन लोगों के हिसाब से तो किरण ने उनके गांव की लड़की को फंसाकर मार डाला है, और अब जब तक वो लोग किरण की जान नहीं ले लेते, वो लोग चुप बैठने वाले नहीं थे। गांव की सभी औरतों ने किरण को घेर लिया और अब वो गुस्से में किरण को मारने पीटने लगी। उन लोगों ने मारते हुए किरण के कपड़े भी फाड़ने शुरू कर दिए। दोस्तों, बात चाहे जो भी रही हो, किसी के भी कपड़े फाड़कर उसे सबके सामने निर्वस्त्र करना ये कहां तक सही है। आज भी कई गांव में ये सब होता है, जो कि बहुत अमानवीय चीज है। खैर, किरण काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, लेकिन उसने फिर भी कुमुदिनी के बारे में कुछ नहीं बताया, और अब तो उसे ऐसा लगने लगा था कि आज उसका अंतिम समय है। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब लोग किरण को पीट ही रहे थे कि तभी उन्हें कुमुदिनी की आवाज आई, क्या कर रहे हो आप लोग? ये सुनकर सभी लोग उस आवाज की दिशा में देखने लगे। उन सबने देखा कि कुमुदिनी अपनी गोद में सुदर्शन को लेकर उसी ओर आ रही थी। उसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वहीं किरण अब तक अधमरी हो चुकी थी, जिसके कारण उसे इसका बिल्कुल होश नहीं था कि कुमुदिनी वहां आ चुकी है। तब नीरा ने उसके पास आकर उसे गले लगाते हुए कहा, अच्छा हुआ बेटा कि तू ठीक है, वरना मुझे तो लगा था कि तेरी जेठानी ने तुझे मार डाला। ये सुनकर कुमुदिनी बोली, मेरी जेठानी बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे और सुदर्शन को बचाने के लिए हमें एक सुरक्षित जगह पर रख दिया था, लेकिन अब खतरा टल चुका है, इसलिए मैं वापस आ चुकी हूं। इसके बाद सब लोग मिलकर किरण को अंदर लेकर गए। वहीं कुमुदिनी किरण के पास ही बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि किरण ने आज उसकी वजह से कितना बड़ा खतरा अपने ऊपर ले लिया था। वो चाहती तो सब सच बताकर इस मुसीबत से निकल सकती थी, लेकिन उसने कुमुदिनी की जान बचाने के लिए इतने कष्ट सहे। वो किरण को ऐसे देखकर काफी दुखी थी कि तभी फूलमती जी उसके पास आई और बोली, बड़ी बेवकूफ लड़की है ये सच में, वरना सौतन को बचाने के लिए इतना बड़ा खतरा भला कौन उठाता है। ये सुनकर कुमुदिनी ने बिना उनकी ओर देखे कहा, क्योंकि वो तुम्हारी तरह नहीं है माया, और वैसे अब तुम क्या करोगी, बाकी सबकी तरह मुझे भी मारोगी। ये सुनकर फूलमती जी हैरानी से बोली, मतलब तुम्हें पता है कि ये सब मैंने किया है? कुमुदिनी बोली, हाँ मुझे सब पता है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम समूह के लोगों की ऊर्जा सोखकर शक्तिशाली बनकर अपनी शक्ति छिपा लोगी? पहले मुझे भी धोखा हुआ था, लेकिन फिर मुझे पता चल ही गया। वैसे मेरी समझ में नहीं आया कि तुम आखिर ये कर क्यों रही हो। ये सुनकर माया बोली, मैं अपने समूह की मुखिया बनना चाहती थी, लेकिन हर बार मुझे हार का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए मैंने एक योजना बनाई। मैं अलग अलग लोगों को समूह में जोड़ती रही, जिससे समय आने पर मैं उन लोगों का इस्तेमाल अपनी शक्ति बढ़ाने में कर पाऊं। उस दिन भी मैंने ऐसा ही किया। मैंने एक एक करके अपने समूह के सारे नए सदस्यों की शक्ति सोख ली, जिसके कारण वे सारे मारे गए। मैं अगर बहुत समय तक मेहनत करती तब जाकर मुझे उतनी शक्ति मिलती, लेकिन मैंने अपनी चालाकी से बहुत कम समय में इतनी शक्ति पाली थी, और उस रात मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर तुम्हारे साथ भी यही करने वाली थी, लेकिन तुम गई ही नहीं। और दूसरी तरफ समूह के गुरु को मेरी करतूत का पता चल गया, जिसकी वजह से मेरे और उनमें काफी घमासान युद्ध हुआ, जिसके कारण हमारा समूह उजड़ गया। इन सब की वजह से समूह में सभी को काफी चोटें आई थी, और अभी वो सारे अपनी अपनी ऊर्जा को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं भी उसके लिए तैयार हो रही हूँ।
मैंने एक एक करके समूह के काफी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनकी ऊर्जा चुराकर उन्हें मार डाला है और अब उन नए लोगों में सिर्फ तुम ही रह गई हो। अगर मैंने तुम्हारी भी ऊर्जा चुरा ली तो गुरुजी भी मेरा सामना नहीं कर पाएंगे और फिर मैं समूह की मुखिया बनूंगी। ये सुनकर कुमुदिनी बोली, लेकिन जिन लोगों की मुखिया बनने का तुम ख्याब देख रही हो उन सबको तो तुम मार रही हो, फिर किनकी मुखिया बनोगी तुम? और अगर तुम्हें ये शक्ति चाहिए तो ऐसे ही ले लो, मुझे वैसे भी ये शक्ति नहीं चाहिए। ये सुनकर फूलमती जी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और वो बोली, एक बार डायन बनने के बाद तुम्हारी शक्तियां तुम्हारे शरीर से सिर्फ मौत के बाद ही अलग हो सकती है, इसलिए माफ करना कुमुदिनी, तुम्हें मरना होगा। अब इससे पहले कि कुमुदिनी कुछ कहती, किरण को होश आ गया और वो बोली कि तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, ये तुम्हें मार डालेगी। तब कुमुदिनी बोली, दीदी अगर मैं आज नहीं आती तो आपको हमेशा के लिए खो देती। मेरे साथ जो होगा सो होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सुदर्शन की देखभाल आप मुझसे बेहतर करेंगी। इसके आगे किरण कुछ न बोल सकी क्योंकि अब बोलने का कोई फायदा नहीं रह गया था। तभी फूलमती जी बोली, मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से इंसानों को कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए 2 दिनों के अंदर अंदर मेरे साथ चलो। इसके बाद वो बिना किसी की बात सुने वहां से चली गई। वहीं अब किरण काफी ज्यादा घबरा गई थी। किरण कुमुदिनी को जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने बिना किसी को बताए पड़ोस गांव के पहुंचे हुए तांत्रिक से इस बारे में बात की। उसने कहा, मेरी सास के शरीर में कोई ऊपरी शक्ति आ चुकी है जो हमें परेशान कर रही है। आप कैसे भी करके मेरी सास और हमारे परिवार को इन सब से मुक्ति दिलवा दीजिए। यह सुनकर वो तांत्रिक इसके लिए मान गया। किरण ने उसे कुछ पैसे दिए और फिर उसे अपने साथ घर आने को कहा। किरण उस तांत्रिक को लेकर घर आ गई। इस दौरान फूलमती जी के भेष में मौजूद माया को इसका पता नहीं था और जब किरण उस तांत्रिक को लेकर घर आई तो वो थोड़ी घबरा गई क्योंकि वो फिलहाल के लिए ये बात किसी के सामने जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। फूलमती जी को देखते ही वो तांत्रिक समझ गया कि यही वो औरत है, इसलिए उसने उसे देखते ही अजीब से मंत्रों को उच्चारण करना शुरू कर दिया। इन सब से माया थोड़ी विचलित हो गई थी, लेकिन फिलहाल जितनी शक्तिशाली वो थी वो तांत्रिक उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वहीं इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर किरण कुमुदिनी को लेकर कमरे में आ गई और उसे कमरे में बंद करते हुए कहा कि वो तांत्रिक तुम्हारी भी ऊर्जा भांप लेगा, इसलिए तुम यहीं रहो, जब तक मैं ना बोलूं यहां से बाहर मत निकलना। कुमुदिनी इसके लिए मान गई और फिर किरण वापस बाहर आ गई। अब तक दुर्गेश भी वहां आ चुका था और उसने किरण से पूछा कि ये सब यहाँ क्या हो रहा है। तब किरण बोली, कुछ दिनों से मुझे अम्मा जी का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा, इसलिए मैं इस तांत्रिक को यहाँ बुला लाई और मेरा शक सही निकला। देखो अम्मा जी को उन मंत्रों से कितनी क्षति पहुंच रही है। इनके अंदर जो शक्ति है वो सुदर्शन और कुमुदिनी को नुकसान पहुंचा सकती थी, इसलिए मैंने उन्हें कमरे के अंदर बंद रहने को कहा है। इसके आगे दुर्गेश कुछ न बोला क्योंकि वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। वहीं थोड़ी देर बाद माया के सब्र का बांध टूट गया और वो अपने असली रूप में आ गई। उसे देखकर दुर्गेश हैरानी से बोला, ये कौन है और मेरी माँ कहाँ है? तब किरण बोली, इसने ही हमारी अम्मा जी को कहीं छिपा कर रखा है, इससे उगलवाओ सब। ये सुनकर माया को काफी गुस्सा आया और वो धुएं में बदलकर तेजी से किरण के पास आ खड़ी हुई। उसने गुस्से से किरण को घूरा और कहा, यह सब तेरी वजह से हो रहा है, वरना अब तक मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई होती। बोलकर उसने किरण की गर्दन पकड़ ली और इससे पहले कि वो उसकी गर्दन मरोड़ती, उस तांत्रिक ने एक सफेद पाउडर माया के ऊपर डाल दिया। वह पाउडर माया के शरीर पर जहां पर भी पड़ा वहां पर उसकी त्वचा जल गई, जिसकी वजह से माया ने दर्द से करहाते हुए किरण को छोड़ दिया और वहां से भाग खड़ी हुई। इन सब के बाद वह तांत्रिक बोला, वह कोई आम शक्ति नहीं बल्कि बहुत ही शक्तिशाली डायन थी। अभी के लिए तो मैंने उसे निकाल दिया है, लेकिन वह तुम्हारे घर में दोबारा आ सकती है, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे घर को बांध देता हूँ। इससे कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे घर के अंदर नहीं आ पाएगी। इसके लिए किरण और दुर्गेश दोनों मान गए और फिर उस तांत्रिक ने उस घर को अपने तंत्र मंत्र के जरिए बांध दिया। अब चूंकि कुमुदिनी उस समय घर के अंदर ही थी, इसलिए उसके ऊपर इन सब का असर तो नहीं हुआ, लेकिन अब वो इस घर के बाहर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि अगर वह बाहर जाती तो वह वापस नहीं आ पाती। कुमुदिनी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद किरण ने अब राहत की सांस ली, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि माया कितनी भयानक हो सकती है। इन सब के बाद माया को काफी क्षति पहुंची थी और वह कुमुदिनी के घर के अंदर भी नहीं जा पा रही थी। इस वजह से वह काफी ज्यादा गुस्से में थी और उसने एक भयानक कदम उठाने का सोचा। उसने कुमुदिनी से मानसिक संपर्क किया और कहा, मैंने इतने दिनों से जो सोचा था अब वह मैं तुम्हारी वजह से मिट्टी में नहीं मिलने दे सकती।
इसलिए अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं जीत कर ही रहूंगी। इसके लिए मैं किसी की जान लेने से भी नहीं चूकूंगी और इसकी शुरुआत करूंगी मैं तुम्हारे मायके वालों से। अब अगर तुम्हें मुझे रोकना है तो तुम्हें आज की रात उस उजाड़ कबीले में मेरे पास आना ही पड़ेगा। इन सबसे कुमुदिनी काफी ज्यादा घबरा गई, लेकिन यह बात उसने किरण को नहीं बताई, क्योंकि उसे पता था कि किरण उसे बचाने के लिए कुछ भी करेगी और वह अपनी वजह से किसी की जान नहीं लेना चाहती थी। इसलिए उसने फैसला किया कि वह माया से मिलने जाएगी। उसी रात जब वह पूरा परिवार सो रहा था, तब कुमुदिनी उठी। उसने एक नजर अपने बच्चों की ओर देखा और उसके माथे पर चूमकर कभी ना आने के लिए वह घर से बाहर निकल गई। कुमुदिनी वहां से निकलकर सीधा डायनों के उस उजाड़ अड्डे पर गई। उसके वहां आते ही माया भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। वैसे अगर तुम्हारी जगह तुम्हारी जेठानी ने डायन की शिक्षा ली होती तो आज वो सच में हमारी गुरु बन सकती थी। लेकिन कहते हैं ना, कई लोगों को अच्छाई का कीड़ा ज्यादा ही काटता है। वही उसके साथ भी है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज मैं उसे हरा कर तुम्हारी शक्ति छीन कर ही रहूंगी। ये बोलने के बाद माया ने अजीब से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। उसके ऐसा करते ही कुमुदिनी ने भी मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। अगले ही पल माया के हाथ में एक बहुत ही बड़ा सा ऊर्जा का गोला आ गया, जिसे देखकर उसने कुमुदिनी की ओर फेंक दिया। जैसे ही वह गोला कुमुदिनी के पास आया, कुमुदिनी का शरीर धुएं में बदलकर यहां वहां जाने लगा। यह देखकर माया हंसते हुए बोली, शायद तुम्हें यह नहीं पता कि यह काफी ज्यादा शक्तिशाली तंत्र है। यह तुम्हारे पीछे जब तक पड़ा रहेगा, जब तक कि यह तुम्हें पकड़ न ले। तुम्हारा इस तरह से भागना व्यर्थ है। लेकिन कुमुदिनी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह धुएं में बदलकर भागती रही। इस दौरान वह गोला भी उसके पीछे पीछे आता रहा। फिर अचानक से कुमुदिनी माया के एकदम पीछे आ गई। अब इससे पहले कि माया कुछ समझ पाती, वह गोला माया के शरीर में से होता हुआ कुमुदिनी की ओर बढ़ गया। लेकिन माया के शरीर से होते हुए कुमुदिनी के पास जाते जाते उस गोले का आकार घटकर बहुत छोटा हो गया था, जिसे कुमुदिनी ने बड़े ही आसानी से खत्म कर दिया। माया अपने ही ऊर्जावार के कारण काफी घायल हो चुकी थी। वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। वह अपने आप को संभालने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका ऊर्जावार काफी ज्यादा खतरनाक था। कुमुदिनी के पास यही मौका था माया को परास्त करने का, और उसने जल्दी से मंत्र बोलने शुरू किए। ऐसा होते ही माया के आसपास की जमीन दलदल में बदलनी शुरू हो गई। इन सब से माया ने बचने की काफी कोशिश की, लेकिन वह जितना ज्यादा ऊपर उठने की कोशिश करती, उतना ज्यादा ही वो उसमें धंसने लगती। और अब तो यह हाल था कि माया का शरीर भी किसी मोमबत्ती की तरह पिघलने लगा था। यह देखकर माया घबराते हुए कुमुदिनी से बोली, यह तूने मेरे साथ क्या किया? आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है? तब कुमुदिनी बिल्कुल सपाट भाव से बोली, वही जो तुम मेरे साथ करने वाली थी। अपने परिवार और बच्चे के खातिर जब मैं एक मामूली इंसान से डायन बन सकती हूं, तो उन्हीं लोगों के लिए तुम्हें खत्म करना भी मेरी मजबूरी है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं इस काबिल बनी कि अपने बच्चे और परिवार की रक्षा कर पाऊं। लेकिन आज उन्हें अगर किसी से खतरा है तो वह तुम ही हो। इसलिए अब ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। इन सब के बाद कुमुदिनी ने दोबारा से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। इसी के साथ ही कुमुदिनी और माया के शरीर के ऊपर एक काला पारदर्शी ऊर्जा का आवरण बनने लगा। माया इन सब से काफी ज्यादा घबरा गई और उसने उससे कहा, मुझे माफ कर दो कुमुदिनी, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। तब कुमुदिनी बोली, इस तरह से अपने दुश्मनों को छोड़ने की हिम्मत महान लोगों में होगी माया, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। तुम अगर एक बार ऐसा कर सकती हो तो तुम दोबारा भी ऐसा कर सकती हो, और अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो दोबारा तुम इससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगी, और फिर उसके बाद मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद कुमुदिनी ने अपनी आंखें बंद की और इसी के साथ ही माया के शरीर से ऊर्जा निकलकर कुमुदिनी के शरीर में जाने लगी, और देखते ही देखते माया का शरीर हवा में विलीन हो गया। वहां आसपास की जमीन दोबारा से सामान्य हो चुकी थी, लेकिन जरूरत से ज्यादा ऊर्जा की अधिकता के कारण कुमुदिनी का पूरा शरीर किसी आग के गोले की तरह दहक रहा था। उसका उसके शरीर पर से पूरी तरह से नियंत्रण हट चुका था, और इसी दौरान उसके शरीर से तरह तरह की चिंगारियां निकलकर वहां आसपास फैलने लगी थी। इन्हीं सब के दौरान समूह के गुरु वहां आए और बोले, मुझे पता था कुमुदिनी कि तुम काफी ज्यादा लायक हो हमारे समूह के लिए, लेकिन फिलहाल तुम्हारा शरीर इतना सक्षम नहीं है कि इतनी ज्यादा ऊर्जा अपने अंदर रख पाए, और ना ही हम में से कोई इस ऊर्जा को लेने लायक है। इसलिए ऊर्जा के इस अंश को तुम्हें अपने से निकालकर कहीं अलग रखना होगा, और जब तुम इस लायक हो जाओ कि तुम इसे ग्रहण कर लो तो तुम ऐसा कर सकती हो। कुमुदिनी इस बात के लिए मान गई और उसने वह सारी ऊर्जा एक पारदर्शी बबल में डाल दी।
ऐसा होने के बाद कुमुदिनी को अपना शरीर काफी ज्यादा हल्का हल्का लग रहा था और तब समूह के गुरु बोले, इस बबल को तुम्हें कहीं सुरक्षित जगह पर रखना होगा, क्योंकि अगर यह किसी गलत हाथ में गया तो मुसीबत हो जाएगी। तब कुमुदिनी बोली, यह जिम्मेदारी मैं आपको सौंपती हूँ गुरुजी। इस पर वह मान गए और फिर कुमुदिनी वापस घर आ गई। वैसे तो घर पर एक सुरक्षा आवरण लगा हुआ था, लेकिन कुमुदिनी ने किरण को मानसिक संपर्क करके बाहर बुलाया और वहां आकर किरण ने वो सुरक्षा आवरण हटा दिया। कुमुदिनी को लग नहीं रहा था कि वह माया का मुकाबला कर पाएगी, लेकिन उसने अपनी समझदारी से माया का मुकाबला आखिरकार कर ही लिया। उसने किरण को इस बारे में बताया कि अब माया उसे कभी परेशान नहीं करेगी और इसी के साथ ही उसने रात में हुई सारी बातें उसे बता दी। इस बात से किरण थोड़ा परेशान हो गई, क्योंकि अगर सब कुछ जैसा कुमुदिनी ने सोचा था वैसा नहीं होता तो क्या होता। तब कुमुदिनी बोली, चिंता मत कीजिए दीदी, अगर मुझे कुछ हो भी गया तो भी मैं जब तक मेरा बच्चा सुरक्षित ना हो तब तक उसे छोड़कर नहीं जाने वाली। और मुझे पूरा यकीन भी था कि अगर मुझे कुछ हो भी गया तो आप है ना। इस पर किरण कुछ न बोली। वही थोड़े समय बाद फूलमती जी को भी ढूंढ लिया गया। माया के बस में आकर वह अपने मायके चली गई थी और अब वापस आ गई थी। कुमुदिनी का वह समूह दोबारा से बस गया था और इसी के साथ ही समूह के गुरु ने वह शक्तिशाली बबल किसी जगह पर छुपा दिया था ताकि उस तक कोई पहुंच ना पाए। लेकिन अब इन सब के कारण समूह के लोगों को मुखिया जी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया था, क्योंकि उनके होते हुए समूह की ही एक डायन ने पूरे समूह को तीतर बीतर कर दिया था, जिसके कारण यह सारे अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए थे। ऐसे समय में कुमुदिनी के कारण ही वे लोग बचे हुए थे, इसलिए अब सारे लोग दोबारा से शक्ति स्पर्धा चाहते थे। इस शक्ति स्पर्धा में समूह के मुखिया बनने के सारे उम्मीदवार खड़े होने वाले थे, जिससे कि समूह के नए मुखिया का चयन किया जा सके। वैसे तो समूह के लोग चाहते थे कि कुमुदिनी इस शक्ति स्पर्धा में हिस्सा ले, लेकिन कुमुदिनी ने इसके लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि कुमुदिनी को मुखिया बनने का कोई लालच नहीं था। कुमुदिनी के लिए अभी के लिए मुसीबतें कम हो चुकी हैं, लेकिन कह नहीं सकते कि यह कितने समय तक रहेगा, क्योंकि अगर उनके समूह में से दोबारा से किसी के मन में यही ख्याल आया तो समूह के अभी के जो मुखिया है वह तो कुमुदिनी को फिर भी समूह में ज्यादा समय तक न रहने के लिए भी छूट देते हैं। लेकिन समूह के अगले मुखिया आखिर क्या करेंगे? अगर उन्होंने कोई ऐसा नियम बनाया जिससे कुमुदिनी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई तो कुमुदिनी क्या करेंगी? और सबसे बड़ी बात, वह ऊर्जा का गोल आखिर समूह के मुखिया ने कहां छुपा रखा है? और अगर वह गोला किसी गलत हाथ में पड़ गया तो? और आपके दिमाग में ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो मेरे दिमाग में भी चल रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे ही अगर इन सवालों की परत को खोला जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आप इंतजार कीजिए।